हेलो बच्चों, मैं हूं आपका ठाकुर सर और रैपिड रिवीजन सीरीज में आज आपका दूसरा लेक्चर है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 11th क्लास का लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। और अगर आप 11th क्लास में है तो आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सही है और रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट लेक्चर रहने वाला है। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कहलाती क्या है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को, वायुमंडल से जो वायु है उसको जब हम फेफड़ों में ले जाते हैं और फेफड़ों से जब बाहर ले आते हैं, इसको ही ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग दो ही स्टेप होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, जिसमें से इनहेलेशन जो होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब उसमें ऊर्जा लगती है, और एक्सहेलेशन में ऊर्जा नहीं लगती है, पैसिव प्रोसेस होती है। सर तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है जो सेल्स के अंदर चल रही होती है वास्तव में, और रेस्पिरेशन का ही पहला स्टेप ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन में जो फूड मटेरियल होते हैं, जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है सेल में, और सेल उससे निकालती है फिर एनर्जी तो बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ ही साथ निकालती है CO2। वही CO2 बाहर निकल जाती है। तो जब हमें शुरू से पढ़ाया जा रहा है कि सर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, तो रेस्पिरेशन में आपको पढ़ाया जाता था कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, कहीं छन्ना नहीं लगाया कि सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगी। हम वायु लेते हैं और वायु ही छोड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सेल है, जो कोशिका है, वो सिर्फ ऑक्सीजन लेती है और वो सिर्फ CO2 छोड़ती है। इस वजह से ये बताया जाता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना। तो उसमें हम हमारा शरीर नहीं है, हम सेल है। सेल ऑक्सीजन लेती है और सेल CO2 छोड़ती है। देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्यारे बच्चों की, हाँ इसको थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, आ जाओ। रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल। लिविंग कोशिकाओं में ये होता है, और जिसकी वजह से क्या मिलती है भाई? एनर्जी मिलती है, जिससे हम बायोलॉजिकल वर्क कर सकते हैं। लेकिन जबकि ब्रीदिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स। वो कह रहा है कि कुछ नहीं, ब्रीदिंग का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से गैस लेना और एटमॉस्फेयर में छोड़ना। जबकि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिससे क्या होता है? एनर्जी बनती है, ATP फॉर्म होते हैं। यही चीजें बता रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है सर कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो सकते हैं? तो बहुत अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग टाइप की रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होती है। सबसे बढ़िया बात बताता हूं, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हैबिटेट क्या है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मतलब आवास और संरचना के स्तर पर यह बात निर्भर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर लें, अगर कुछ जनरल लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की हम बात कर लें, तो इसमें जनरल बॉडी सरफेस जो शारीरिक सतह है, शारीरिक की त्वचा है, उसी से स्पॉन्जेस में, सीलेंट्रेटम और फ्लैटवर्म में क्या हो जाता है सर? रेस्पिरेशन हो जाता है। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि मान के चलो कि वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये डिफ्यूजन से कहां चली जाएगी? स्पॉन्ज में चली जाएगी, और इसमें बन रही है CO2, तो वो डिफ्यूजन से क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो जनरल बॉडी सरफेस से पूरी बॉडी ही जो है, पूरी बॉडी की सरफेस ही जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रही है। इसमें कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग से नहीं होते, क्योंकि इनमें लेवल टिश्यू लेवल की तो ये संरचनाएं होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं। सर कहीं कहीं स्किन से या फिर मॉइस्ट क्यूटिकल, मतलब गीली त्वचा से भी श्वसन हो सकता है। इसको ही अपन त्वचीय श्वसन या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म में होता है, लीच में होता है, और एम्फीबियंस में भी हो सकता है। देखिए ये अर्थवॉर्म है, एनिलिडा में आता है। इसमें सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें त्वचा जो होती है, इसकी जो स्किन होती है वो क्यूटेनियस होती है, गीली होती है। और आप देखेंगे केचुआ हमेशा गीली मिट्टी में रहता है ताकि उसकी त्वचा गीली बनी रहे, और त्वचा के माध्यम से ही ये क्या करता है? श्वसन करता है। लीच भी हो गई, या साथ में एम्फीबियन भी हो गए। एम्फीबिया भी जो होते हैं, जब वो पानी में रहते हैं तो स्किन से ही रेस्पिरेशन करते हैं। आगे इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स भी होती हैं, या हम इसको श्वसनिकाएं भी कहते हैं। ये बहुत सारी अर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट अगर हम बात करें तो इसमें होती हैं। और इंसेक्ट्स जो होते हैं इनमें भी एक ट्रैक्यूलर रेस्पिरेशन होता है। देखिए एक ट्यूब्स का एक जाल होता है, जो ट्यूब्स का जाल रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, ये सभी अर्थ्रोपोडा में। तो इसमें ट्रैक्यूलर रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। श्वसनिकाओं का जाल बना होता है, हिंदी मीडियम में अगर कहेंगे तो। सर जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर गिल्स है, और गिल्स से रेस्पिरेशन जब भी होता है इसको ब्रोंकियल रेस्पिरेशन या ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिशेज में, टेडपोल्स में, प्रॉन में, एक्वाटिक अर्थ्रोपोड्स में, और एम्फीबिया में भी। जब अगर हम बात करें तो एक्वाटिक एम्फीबिया या टेडपोल वगैरह जो होते हैं, टेडपोल क्या होती है? मेंढक की ही जब लार्वल स्टेज होती है तो उसको टेडपोल कहते हैं। तो इनमें गिल्स होते हैं, गिल्स जो होते हैं उनसे रेस्पिरेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखो मछली में यहाँ गिल्स हैं, ये देखो लिमुलस होता है ना, इसमें भी ये प्रॉन होता है, झींगा कहते हैं जिसको, ये टेडपोल है। ये सभी के सभी एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, और इनमें
गिल्स से रेस्पिरेशन होता है, जबकि पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, जब रेस्पिरेशन लंग्स से होने लग जाता है मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेटा में, जैसे ये बिल्ली बनी हुई है, ये ह्यूमन बना हुआ है, तो इनमें कहां से रेस्पिरेशन हो रहा है, लंग्स से, और लंग्स से रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आ जाओ, अगर हम बिना टाइम गवाए बात कर लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा ट्रैक बता देता हूं, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझना। सांस कहां से जाती है सर, सांस मान के चलो इन द्वारों से गई, इनको क्या कहते हैं, इनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं, होंठ के ऊपर होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, नॉस्ट्रल्स से जाती है नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से जाती है नेजल चेंबर में। ये नेजल चेंबर जब जाता है आगे की तरफ बेटा, तो ये यहां पर खुलता है, ये वाला भाग, दोनों भाग मिल जाते हैं और इसको कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है जिसमें आहार भी जाता है और वायु भी जाती है, मतलब इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और फिर जब ये जो है, ये वाला पैसेज जो होता है, ये जाकर के कंठ के माध्यम से कहां खुलता है, ट्रेकिया में। ट्रेकिया एक सीधी नलिका होती है जो T5 लेवल पर दो भागों में विभक्त हो जाती है, और ट्रेकिया ही जो है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स से जो होती है बेटा आलंबित होती है। कार्टिलेजिनस रिंग होती है इसमें सी शेप की, सी आकार की कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ये रिंग जो होती है इसको ध्वस्त होने से बचाती है, ऐसे सी आकार की होती है, हाइलेन कार्टिलेज से बनी होती है। साथ में अगर ट्रेकिया के अंदर देखो तो ट्रेकिया के अंदर एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक होते हैं, उनकी लाइनिंग होती है, उनका आस्तर होता है, जिन ऊतक में क्या लगी होती है, सीलिया लगी होती हैं। इन ऊतकों का नाम है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, जो कि क्या करती है, जिनमें सीलिया लगातार बाहर की तरफ जो है मूव करती रहती, ताकि कोई पार्टिकल आए तो उसे बाहर निकाला जा सके, ठसकाया जाता है ऐसे करके, है ना। तो वो सीलिया के मूवमेंट की वजह से ही होता है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं कि और इसके बारे में क्या क्या बता रहा होगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम बात करें इसमें बेटा, तो इसमें हमारे पास दो जोड़ी लंग्स होते हैं और बाकी तो पूरा एयर का पैसेज होता ही है। साथ में अगर इसमें और हम बात करें तो उसमें पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान के चलो ये ट्रेकिया थी, इसमें फिर ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, प्राइम इनिशियल ब्रोंकियल, फाइनल ब्रोंकियल, और फिर आती सबसे आखिरी में एल्वुलाई आती है। तो पूरे के पूरे पैसेज को हम दो भागों में बांटते हैं, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का सीधा सीधा सा मतलब होता है जहां से वायु आ रही है, और वायु का जो पथ है उसको चालन भाग या कंडक्टिंग जोन कहते हैं, जिसमें से वायु आ रही है और वायु जा रही है, और जिस जगह पर वायु बदली जा रही है, एक्सचेंज ऑफ द गैस हो रहा है, उसको हम रेस्पिरेटरी जोन या फिर उसको ही हम कहते हैं एक्सचेंज जोन कहते हैं। कंडक्टिंग जोन का और भी कुछ काम होता है, जैसे हमारे ये नासा छिद्र हैं या नॉस्ट्रल सेंस से जब सांस जाती है तो वायु, बाहर की वायु अलग हो सकती है। हमारे बॉडी टेम्परेचर तो आप जानते ही कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास नेजल कॉन्केव होते हैं जो क्या करते हैं, वायु अगर ठंडी है तो उसको गर्म करके भेजेंगे, या वायु को बॉडी टेम्परेचर पर लाने का काम करते हैं। वायु को आर्द्र करने की लिए व्यवस्था हमारे पास होती है। और साथ ही साथ जो होता है कुछ हेयर्स यहाँ पर लगे होते हैं नेजल पैसेज में, जो हेयर्स जो होते हैं पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि वायु के साथ पार्टिकल्स अंदर ना जा पाए, मतलब फिल्ट्रेशन का भी काम चलता रहता है। आ जाइए देखिए क्या करते हैं। अगर बात समझेंगे कि कंडक्टिंग पार्ट क्या है, तो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुली में, सीधे क्लियर कर देता है वायु को फॉरेन पार्टिकल से, और ह्यूमिडिफाई मतलब गीला कर देता है या बॉडी टेम्परेचर पर लाने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा काम जो होता है कंडक्टिंग पार्ट का होता है। साथ ही साथ अगर और पूछा जाए तो एक्सचेंज पार्ट जो होता है, एक्सचेंज पार्ट ये है, ये वाला एक्सचेंज पार्ट है। तो इसमें एल्वुली आती है और उसकी डक्ट्स आती है, एल्वुली और उसकी डक्ट्स एक्सचेंज पार्ट में आती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा आपको, तो जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक पैसेज अगर अपन से पूछा जाए तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चेंबर आएगा, फिर नेजोफेरिंक्स आएगा, फिर ग्लोटिस आएगा। सर ये ग्लोटिस क्या होता है, जो ट्रेकिया के ऊपर की ओपनिंग होती है उसको ग्लोटिस कहते हैं, मतलब वायु का मार्ग जो होता है उसको ग्लोटिस कहते हैं, जो ओपनिंग होती है। ग्लोटिस को एक पल्लेदार लोचदार एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ढक के रखता है, उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम कोई चीज निगलते हैं तो वो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, जिससे वायु मार्ग बंद होता है, जिससे खाना जो होता है वायु नली में नहीं जा पाता है। एपिग्लोटिस का यही काम होता है। फिर होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है, जो साउंड प्रोडक्शन करता है, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। फिर ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल। सर लेकिन हमें तो ये कुछ पता ही नहीं है। मैं एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, जिनमें आपको ये सारी की सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सर सबसे पहले लैरिंक्स की बात करते हैं। देखो लैरिंक्स क्या होता है, एक साउंड बॉक्स होता है, इसको वॉइस बॉक्स, ध्वनि पेटी का भी कहते हैं। कार्टिलेज का बना हुआ होता है और हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में। आपको अगर दिख रहा हो तो ये वॉइस बॉक्स होता है जो साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है। ये एपिग्लोटिस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ग्लोटिस को कवर करके रखता है ताकि फूड की एंट्री ना हो पाए ट्रेकिया में। साथ ही साथ अगर बात करें बेटा तो अपन कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द सोलन जब हम कोई चीज निकलते हैं तो ग्लोटिस जो होता है क्लोज हो जाता है एपिग्लोटिस से, जो कि एक थिन और इलास्टिक की कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है। ये प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ द फूड, कहां पर, लैरिंक्स में। ट्रेकिया और ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट होते हैं। इनकम्प्लीट मतलब देखो कंप्लीट होती तो वो शेप होती है, इनकम्प्लीट मतलब सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड होते हैं। कौन कौन सी चीजें होती है आगे बताऊंगा अभी। आ जाओ
अगर आप देखोगे तो हमारे पास लंग्स दो होते हैं, पेयर में लंग्स होते हैं और थोरेसिक चेंबर में जो होते हैं सिचुएटेड होते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं किसके ऊपर, डायफ्राम के ऊपर। अगर हम राइट लंग की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें 3 लोब होते हैं और जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं और इसमें एक खांच भी होती है जिसको कार्डिक नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिक नॉच कहते हैं। हर एक लंग्स जो होती है उसमें डबल लेयर की एक कवरिंग होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं या उसको फुफ्फुस आवरण भी कहते हैं हिंदी में। और इसमें से बाहर वाली पैराइटल प्लूरा होती है और अंदर वाली विसरल प्लूरा होती है। एक बाह्य फुफ्फुस आवरणी द्रव्य होता है, एक अंतःपुष्प आवरणी द्रव्य होता है। इन दोनों के बीच में ही एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको प्लूरल फ्लूइड या फुफ्फुस आवरणी द्रव्य कहते हैं। और जो क्या करता है, ये दोनों लेयर के बीच में भरा रहता है और लुब्रिकेंट देता है, नमी देता है और साथ ही साथ फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, घर्षण को कम करता है ताकि मूवमेंट अच्छे से हो सके लंग्स के बीच में। ये लंग्स की कहानी थी। 2 लंग्स होते हैं, आपको दिख रहे हैं डायग्राम में। देखो ये राइट लंग है जिसमें 3 लोब हैं और ये लेफ्ट लंग है जिसमें 2 लोब हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इसकी, तो हमारे पास आता है कि लंग्स जो है इसमें क्या क्या चीजें हैं और लंग्स को आप कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो लंग्स में क्या क्या होता है देखो मैं बताता हूं। इसमें ब्रोंकाई होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं और एल्वुली होती हैं। और एल्वुली और इनकी जो डक्ट होती हैं वो एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट बनाती हैं। लेकिन सर हमें तो यही नहीं पता कि एल्वुलाई क्या होती हैं या फिर क्या कहते हैं ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स है, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको कंप्यूटर जी की मदद से और उसको समझेंगे और बताऊंगा कि क्या होता है। देखो अगर आपको ये लंग्स है, लंग्स को हम जूम करके देखेंगे तो लंग्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको दिखाई जाएंगी। इसमें देखो जो अंदर दिख रही है वो एल्वुली दिख रही है और एल्वुली बहुत सारी होती है। ठीक है, अब एल्वुली जो है उसके अंदर भी अगर आपको दिख रहा है तो देखो हर एक एल्वुली जो होती है थिन होती है, पतली होती है और उसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, वेस्कुलराइज्ड होती हैं, इरेगुलर शेप की होती, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है सरफेस एरिया हो और ज्यादा से ज्यादा विनिमय या डिफ्यूजन हो सके। यही एल्वुली है। इसी एल्वुली में ऑक्सीजन जाती है और CO2 बाहर आती है। अगर आप देखोगे तो ये लंग्स की ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है डिवाइड हुई है 2 भागों में और जो ये भाग होते हैं इसके 2 भाग होते हैं। इसी को अपन कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी जो होती है। अब आप इसको अगर ऐसे समझ लो, देखो ये ट्रेकिया है प्यारे बच्चों, है ना, ये ट्रेकिया, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से ट्रैकिया T5 लेवल पर, कौन से लेवल पर? T5 लेवल पर डिवाइड कर जाती है और 2 लेयर बनती हैं। इसको अपन कहते हैं, मान लेते हैं इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई पुनः बढ़ जाती है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। जब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई पुनः बढ़ जाती है तो इसको कहते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? टर्सरी ब्रोंकाई। जब ये टर्सरी ब्रोंकाई पुनः बढ़ जाती है तो जो ये बना है तो इसको कहते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल। क्या कहते हैं? इनिशियल ब्रोंक्यूल। इसको कहते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये साफ नहीं होगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल कहते हैं, ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल फिर बढ़ गया तो बन जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल बहुत सारी डक्ट में खुलता है। ये डक्ट ऑफ एल्वुली होती हैं और इनके नीचे लगी होती हैं एल्वुली। ये इतना जोन जो है एक्सचेंज जोन बना रहा है और बाकी का पूरा जो होता है वो कंडक्टिंग जोन बनाता है। जबकि अगर एक और बात आपसे पूछी जाए कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कहां कहां प्रेजेंट है, तो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग यहां तक प्रेजेंट होती है, ट्रेकिया से चालू होती हैं और कहां तक रहती है? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक रहती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ये रिंग्स नहीं पाई जाती। ठीक है, यही बात डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगी कि यहां पर क्या कह रहा है। अब एक और बात समझो, अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग में क्या क्या आता है उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन उसके पहले बेटा एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं जिसके बारे में हमें जानना था कि अगर लंग्स की बात पूछी जाए तो लंग्स में क्या क्या आता है। अब जैसे मान के चलो ये तो ट्रेकिया थी, ट्रेकिया यहां से डिवाइड हुई और यहां से बन गए लंग्स। अब इसमें क्या क्या आएगा सर? प्राइमरी ब्रोंकाई आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई आएगा, टर्सरी ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएंगे और ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आएंगी? डक्ट ऑफ एल्वुलाई और एल्वुलाई। इसी वजह से तो ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने कि लंग्स में क्या क्या होता है? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और डक्ट ऑफ एल्वुली और एल्वुली, इन सब से मिलकर के लंग्स बनता है। लंग्स के बाहर ही ट्रेकिया रह जाती है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, अब हम सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, ये भी समझो कि जैसे मान के चलो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एटमॉस्फेयर से, मान लेते हैं बेटा हमने एटमॉस्फेयर से सांस ली। ठीक है, एटमॉस्फेयर से सांस ली, इसको इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेलेशन। इनहेलेशन जब भी हम करेंगे तो लंग्स में करेंगे, लंग्स में भी कौन सी चीज रहती है? एल्वुली। एल्वुली से ब्लड रहेगा, ब्लड इस चीज को ले जाएगा, ब्लड यहां से ऑक्सीजन ले जाएगा और कहां जाके दे देगा? टिश्यू में। टिश्यू में ऑक्सीजन दे दी ब्लड ने। अब टिश्यू क्या दे देगा? टिश्यू या फिर सेल क्या दे देगी? CO2। तो CO2 कहां आ जाएगा? ब्लड के पास। ब्लड फिर क्या करेगा? इसी चीज को कहां ले आएगा? लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। जब तक ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन चल रहा है तो इसी को ही ब्रीदिंग कहते हैं और ये ब्रीदिंग ही जो है पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो तो एल्वुली जो होती है वो एक्सचेंज कर रही है, एल्वुली जो है ब्लड के साथ जाकर के मिल रही है। अब ब्लड जो है वो क्या कर रहा है? ध्यान समझो,
ब्लड यहां पर दे रहा है, अगर यहां पर देखो तो ब्लड यहां पर एल्वुली को CO2 दे रहा है, लेकिन यहां से ऑक्सीजन ले रहा है, तो ब्लड और एल्वुली के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। फिर ब्लड यहां से ले आ रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ब्लड क्या कर रहा है, इसको O2 दे रहा है और इससे वापस क्या ले रहा है, CO2। और यहां पर जो टिश्यू जो है, इसको अगर O2 मिल गई तो ये करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज करेगा, ऑक्सीजन का यूज कर लेगा, ATP बना लेगा। तो कुल मिलाकर के 5 स्टेप होते हैं। उन्हीं 5 स्टेप को मैं क्या कर रहा हूं, अगली स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आ जाइए देखिए। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ, मतलब सांस अंदर लेना या छोड़ना, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। गैस एक्सचेंज होता है। इसके बाद गैस एक्सचेंज किसके बीच में होगा, जैसे पल्मोनरी वेंटिलेशन करा, मैंने सांस ली, सांस ले ली, अब सांस कहां पहुंच गई, एल्वुली के पास। अब एल्वुली से कहां जाएगी बेटा, ब्लड में। ब्लड में कौन सी सांस चली जाएगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो उस गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, वो ऑक्सीजनेटेड का भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड का। फिर वो गैस कहां पहुंच जाएगी, टिश्यू के पास, तो गैस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू होगा और ब्लड में, और फिर जाकर के सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। सेल्स में जो है चीजें चली जाएंगी, सेल्स में ATP बनने लग जाएगा। यही स्टेप है। आप NCERT में से इसको पढ़ भी लगोगे, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूं इसलिए मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं। अगर मैं शुरू से ये पढ़ा रहा होता, एक एक लेक्चर अगर इस चीज का ले रहे होते तो बहुत स्लो, बहुत कूल तरीके से पढ़ाते हैं इसको, है ना। तो लेकिन रिवीजन है, तो रिवीजन में बच्चे ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें हो जाए, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी आप मेरे ये लेक्चर्स देखते हो तो आपको अपने नोट्स और अपनी NCERT सामने रखनी है। जैसे ही आप नोट्स और NCERT सामने रख रहे हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी जगह से मेरे लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको यही करना है कि आपको नोट्स और NCERT सामने रख लेनी, और फिर आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आप तब भी ये मेरा लेक्चर देख सकते हैं जब कभी एग्जाम पास आ रहा हो और आपको कम समय में ज्यादा रिवीजन करना हो, तो कम समय में ज्यादा रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। इसको आप सजेस्ट भी करें अपने दोस्तों के लिए। अगर हर एक लेक्चर के वन शॉट चाहते हैं फिर तो मुझे लिखें भी कमेंट में कौन से लेक्चर के आप वन शॉट चाहते हैं। आइए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं और सांस कैसे छोड़ते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको एक एनिमेशन दिख रहा है तो आपको एक सांस लेते और छोड़ते जरूर दिख रहा होगा। वास्तव में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, बहुत ध्यान से सुन लो, इसको मैं समझाता हूं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या है। ब्रीदिंग का मतलब सांस का आना अंदर और सांस का बाहर जाना। अब सांस मतलब वायु, वायु मतलब एयर। एयर कभी भी जो है वो बिना ग्रेडियंट के मूव नहीं करती। कुल मिलाकर मैं ये कहने वाला हूं बेटा कि एयर कहीं मूव कर रही है तो वो हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर पर ही मूव कर सकती है। तो क्या सर हम हमारे हमारे भीतर जब सांस आती है तो बिल्कुल निश्चित सी बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहता होगा, लंग्स का प्रेशर कम रहता होगा, तो सांस आ जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर का प्रेशर जो हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है, और लंग्स के अंदर का प्रेशर हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, वो कम होगा। अब सर ये हम कैसे कर पा रहे हैं, देखिए फेफड़े तो बने हुए हैं स्मूथ मसल के, विसरल वजह के, तो फेफड़ों को हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम थोरेसिक चेंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। सर थोरेसिक चेंबर क्या होता है, हमारे आगे की तरफ होता है स्टर्नम, पीछे की तरफ होता है वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स होती हैं, और रिब्स जो होती हैं वो लेटरली साइड होती है, और नीचे की तरफ होता है डायफ्राम। ये सब चीजें मिलकर के बनाती हैं थोरेसिक चेंबर। हम थोरेसिक चेंबर में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, वो रिब्स के बीच की मसल्स हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इनमें संकुचन कर सकते हैं और इनको रिलैक्स भी कर सकते हैं। जब भी कभी हम संकुचन करते हैं तो क्या होता है, अब आपको एक एक चीज समझाता हूं, समझाने के बाद मैं बताता हूं। देखो अभी हम थोरेसिक, यहां पर अगर आपको जो डायग्राम दिख रहा है तो इसमें थोरेसिक चेंबर में चेंज हो रहा है। जब भी थोरेसिक चेंबर में चेंज होता है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है, तो अपने आप वही वॉल्यूम किसका बढ़ जाता है, लंग्स का, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ऐसा ही कुछ होता है। चलो देखते हैं अपन क्या होता है। सर इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है, इसमें एयर जो होती है एटमॉस्फेयर से लंग्स में आती है, और एक्सपिरेशन जो होता है वो पैसिव प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, हमारी अंदर की एयर जो है बाहर जा रही होती है। अब हमें देखना है कि इंस्पिरेशन कैसे होता है, बाकी चीजें कैसी होती है, आज समझते हैं पहले, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई साहब, ये हमारी थोरेसिक चेंबर है, मान लेते हैं थोरेसिक चेंबर है। अब थोरेसिक चेंबर है तो डायफ्राम जो होता है वो ये होता है। डायफ्राम ने कहा यार नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पहले नॉर्मली डायफ्राम ऐसे रहता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के ऐसे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होकर के ऐसे हो गया। तो डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इस वाले एरिया पे वॉल्यूम बढ़ गया। इस वाले एरिया को कहते हैं एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या कहते हैं, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो डायफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ जाकर फ्लैट होकर एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर क्या बढ़ा देता है भाई, वॉल्यूम बढ़ा देता है। ठीक है, अब यहां पर भी वॉल्यूम बढ़ गया, यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की ओर आ गई, स्टर्नम ऊपर की ओर आ गया, तो इस वाले एक्सिस पर भी वॉल्यूम बढ़ गया। इसको कहते हैं डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। क्या कहते हैं, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। जब भी हम सांस लेते हैं ऐसे बाहर की तरफ ये निकलता है, तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पर भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ओवरऑल थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा, तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो लंग्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, लंग्स का प्रेशर ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां का प्रेशर, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम, और बाहर का प्रेशर इस समय क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो हमेशा वायु कहां से कहां आ जाएगी, ज्यादा से कम की तरफ, तो इंस्पिरेशन हो जाएगा। इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर आ जाएगी।
सांस अंदर कैसे आई सर, इसको फिर मैं आप एनिमेशन से समझाता हूं, जरा समझना ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या हुआ, डायफ्राम रिलैक्स हो गया, डायफ्राम सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नीचे की तरफ हो गया, चपटा हो गया डायफ्राम, और ये बाहर की तरफ आ गई, ये भी बाहर की तरफ आ गई, तो यहां का पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम, तो यहां का प्रेशर क्या हो गया, कम, और बाहर का प्रेशर क्या है, ज्यादा, इस वजह से सांस आ गई अंदर। सर कैसे हुआ, फिर से बताओ। देखो भाई साहब, सबसे पहले डायफ्राम जो हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नीचे की तरफ चला गया, डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया तो ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, डायफ्राम जैसे ही मसल्स जो हैं, इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सी बात याद रख लेना, इंस्पिरेशन कभी भी हो रहा है, सांस कभी भी अंदर ले रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वर्टिकल वॉल्यूम या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वॉल्यूम कहां बढ़ता है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पर बढ़ता है। सर थोरेसिक वॉल्यूम इनकी वजह से बढ़ जाता है, और जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया तो थोरेसिक प्रेशर कम हो गया, तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और लंग्स का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो कुछ थोरेसिक में होगा वो प्रतिबिंबित हो जाता है कहां पर, लंग्स में। तो सर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, कम, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा था, इस वजह से एयर मूव इन कर गई, अंदर आ गई एयर, और इस वजह से क्या हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, क्या हो गया, इंस्पिरेशन हो गया। देखो एक बार और अब एक्सपिरेशन कैसे होता है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, जस्ट अपोजिट। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों रिलैक्स हो गए, दोनों अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया कम, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। कहां का प्रेशर ज्यादा, थोरेसिक प्रेशर ज्यादा तो लंग्स का प्रेशर ज्यादा, और लंग्स का प्रेशर ज्यादा तो बाहर का प्रेशर अभी क्या है, उतना ही है, वो तो कम है उसके सापेक्ष में, तो अंदर से गैस बाहर मुक्त हो जाती। देखो आओ चेक करते हैं, यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स हो गया। आप तो ऐसे समझो, सांस छोड़ना मतलब रिलैक्स, और सांस लेना मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स बस याद करनी, ठीक है। तो थोरेसिक जो है वो रीजन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है, थोरेसिक वॉल्यूम कम होने की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है, और पल्मोनरी वॉल्यूम कम होने की वजह से पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर से की वजह बढ़ने की वजह से बाहर का प्रेशर कम है, तो अंदर से बाहर सॉरी बाहर से नहीं, अंदर से बाहर एयर निकल जाती है, जिसको एक्सपिरेशन कहते हैं। साथ ही कह रहा है कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन में एब्डोमिनल मसल्स भी काम करती है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का भी योगदान होता है। तो याद रखना, नॉर्मल नॉर्मल जब इंस्पिरेशन हो रहा है तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम कर रहे हैं, लेकिन फोर्सफुल जब भी होगा तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी काम करेंगे। देखो यही है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मोटा मोटी बात आप याद रखो कि इनहेलेशन जब होता है जब वॉल्यूम ज्यादा होता है, और एक्सहेलेशन कब होता है जब वॉल्यूम कम हो जाता है। देखो देखो जैसे जैसे ये करेगा मैं आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करके बताऊंगा। देखो छोड़ दिया, अब देखो सांस ली, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, फिर देखो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ऐसे ही मूवमेंट होते रहते हैं। इस तरफ से भी रूल रिलेट कर सकते हो आप। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात करें तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में मैं कुछ पढ़ाने वाला हूं, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको मैं क्या करता हूं, पहले आपको समझा देता हूं, फिर अपन इसको इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। आ जाओ, एक बार पहले मैं पूरी स्लाइड्स हटा के आपको इसको मेरी बात सुनो ध्यान। मान लेते हैं बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, ये मेरे पूरे लंग्स हैं, इससे बेहतरीन और इससे सरल आपको नहीं मिलेगा। ये पूरे लंग्स है, मेरे पूरे लंग्स है, ये मैंने लंग्स बना रखे हैं, बहुत ही गंदे हैं लेकिन ठीक है बना दिए। अब यहां पर अगर बात समझो तो मैं यहां पर कुछ कॉलम बना रहा हूं। ये कॉलम क्यों बना रहा हूं आप अभी रिलेट कर पाओगे थोड़ी। 4 कॉलम बनाए, सिर्फ 4 कॉलम, ध्यान समझना। इन 4 कॉलम में से ये वाला कॉलम टीवी है। मान लो टीवी क्या होता है कि सर जो हम सामान्य सांस लेते हैं और सामान्य सांस छोड़ते हैं, सामान्य सांस लेते हैं और सामान्य सांस छोड़ते हैं, उसको टीवी या टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन कहते हैं। ध्यान समझना, ठीक है। सर इसके ऊपर जो भी मैं लिखूंगा वो इंस्पिरेशन होगा, इसके नीचे जो लिखूंगा एक्सपिरेशन होगा। ये फोर्सफुल, ये भी फोर्सफुल होगा, और ये नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल है, जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं और नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं तो टीबी होता है। मान के चलो कि मैं नॉर्मली सांस ले रहा था, नॉर्मली छोड़ रहा था, नॉर्मली ले रहा था, नॉर्मली छोड़ रहा था, लेकिन अचानक से मुझे क्या हुआ, कोई खुशबू आई और मेरा मन करा कि यार वाह क्या सांस है। तो जब मैंने ऐसी सांस ली तो मैंने ये वाली तो ली, नॉर्मल तो ली, और नॉर्मल के अतिरिक्त भी ली, और अतिरिक्त जब ली नॉर्मल के तो मैंने कुछ सांस जो है वो ऐसी एक्स्ट्रा ले ली, और ये वाली सांस कहलाती है आईआरवी। क्या कहते हैं, आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम हुआ, वो वॉल्यूम हुआ जो मैंने टीवी के अतिरिक्त लिया। टीवी के अतिरिक्त जितनी भी श्वसन अंतर श्वसन में कर रहा हूं, जितना भी इंस्पिरेशन में कर रहा हूं, उसी को आईआरवी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई मुझसे कहे कि
बताओ, अगर कोई मुझसे कहे कि सामान्य सांस ले रहा है, सामान्य छोड़ रहा है, ध्यान समझो। अब मैं सामान्य सांस ले रहा था, सामान्य छोड़ी, लेकिन कुछ बुरी सी स्मेल आई तो मैंने इतनी सांस और छोड़ दी। तो सामान्य तो सांस मैंने छोड़ी थी, लेकिन कुछ बुरा मुझे स्मेल करा तो मैंने ये वाली सांस इतनी अतिरिक्त छोड़ दी। ये वाली सांस जो अतिरिक्त छोड़ी, इसी को कहते हैं ईआरवी। क्या कहते हैं? ईआरवी। क्या कहते हैं? ईआरवी। आईआरवी का मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा जितनी इनहेलेशन कर रहे हैं वो आईआरवी हो गया। और ईआरवी मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हम कितनी सांस छोड़ रहे हैं। हम कितनी भी सांस छोड़ ले, लेकिन हम पूरी नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा, जिसको हम आरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। यही रेसिडुअल वॉल्यूम जो है बड़े काम की चीज है, ये बताता है कि सांस ली गई है या नहीं ली गई। अब छोटे बच्चे, जब बच्चे का जन्म होता है, कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्यपूर्ण कि बच्चा जन्म के साथ मर जाता है। तो अगर ये पता करना है कि वो जन्म के पहले ही मर गया कि जन्म के बाद सांस लेने के बाद मरा, तो आरबी चेक करते हैं। अगर उसके फेफड़े फूले होते हैं तो उसने कुछ ना कुछ सांस ली, और कुछ ना कुछ सांस ली तभी तो उसमें आरबी आया होगा, है ना। तो आरबी क्या है? हम कितनी भी कोशिश कर ले तो हम कुछ मात्रा सांस की नहीं छोड़ पाते, जो बची रह जाती लंग्स में, उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है, इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता है स्पाइरोमीटर से, ठीक है। अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था? मैंने 4 वॉल्यूम बताए, सिर्फ वॉल्यूम बताए, वॉल्यूम वॉल्यूम। सर सबसे पहले ऊपर के कॉलम का नाम ही याद रख लो, आईआरवी। ये वाला कॉलम क्या है? टीवी। ये वाला कॉलम क्या है? ईआरवी। और ये वाला कॉलम क्या है? आरवी। ये सभी वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स को मिलाकर के कैपेसिटी बनाई जाती है। बेस्ट सिंपल देखो, अब कैसे कैसे कैपेसिटी बना सकते, देखो मैंने 2 वॉल्यूम बना दिए, मिला दिए। कौन कौन से वॉल्यूम मिलाए? आईआरवी और टीवी। इसी को हम कहते हैं आईसी। क्या कहते हैं? आईसी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सर हम कितना मैक्सिमम सांस ले सकते हैं? तो देखो लेके दिखाता हूं। नॉर्मल, फोर्सफुल, ये मैक्सिमम कैपेसिटी, इसके बाद नहीं ले सकता, तो इसी को आईसी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी मैक्सिमम सांस ले सकता है। तो इसमें दोनों को जोड़ दिया, टीवी भी जोड़ दिया, टीवी भी जोड़ दिया और आईआर भी जोड़ दिया, तो क्या हो गया? आईसी हो गया। ठीक है, अब उल्टा कर लेते हैं, आप कितनी सांस छोड़ सकते हो? सांस छोड़ने की बारी आ गई, तो अब ये दोनों जोड़ दिए। ये क्या है? टीवी। ये क्या है? ईआरवी। टीवी और ईआरवी को जोड़ दो तो हो जाएगा ईसी। आओ देखो कितनी मैक्सिमम सांस छोड़ सकते हैं। देखो देखो, मैंने नॉर्मल छोड़ी, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते। तो टीवी प्लस ईआरवी जो हो जाता है वो ईसी हो जाता है। लेकिन सर अगर आप इन तीनों को जोड़ दो, फ्री, आप नहीं करना है। अगर आप इन तीनों को जोड़ दो तो क्या होगा? इन तीनों को जोड़ दो, देखो ये क्या है? ये आईआरवी, टीवी, ईआरवी, तो हो जाता है वीसी। वीसी का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या? मैक्सिमम कितनी छोड़ करके मैक्सिमम कितनी ले पा रहे हैं। जैसे मैं पानी में डुबकी लगा रहा हूं, तो मैं पानी में डुबकी लगाता हूं तो मैं क्या करता हूं? पहले मैंने पूरी छोड़ दी, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं जाऊंगा पानी में डुबकी। इसका मतलब जब मैंने पूरी सांस छोड़ी, जब मैंने पूरी सांस छोड़ी तो मैं यहां था, यहां, क्योंकि ये तो छोड़ नहीं सकता। और इसके बाद फिर मैंने मैक्सिमम ले ली, तो मैंने देखो क्या क्या लिया? ईआरबी भी लिया, मैंने क्या लिया? टीवी भी लिया, मैंने आईआरबी भी लिया। इसका मतलब मैंने इन तीनों को मिलाकर के क्या ले लिया? वीसी। जब हम नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, नॉर्मल सांस छोड़ रहे होते हैं, तब कुछ गैस हमारे शरीर में बच जाती है। कौन कौन सी बच जाती है? ईआरबी और आरबी भी। इन दोनों को मिला दो तो हो जाता है एफआरसी। एफआरसी, एफआरसी, ठीक है। और जो टोटल है, ये टोटल है सर, क्या क्या है? ये वाला कॉलम आरबी, ये वाला कॉलम क्या? ईआरबी, ये वाला कॉलम क्या? टीवी, ये वाला कॉलम क्या? आईआरबी। इन सबको जोड़ दो यहां से लेकर यहां तक तो हो जाता है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। खत्म। इससे सिंपल अब क्या होगा बेटा? आ जाओ देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या लिख रही है। एनसीईआरटी लिख रही है कि कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी होती हैं। टीवी होता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम होता है आईआरवी जिसको हम कहते हैं, एक और होता है ईआरवी होता है, एक और होता है रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, एक और होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक होता है आईसी होता है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा अभी मैंने आपको बताया, अभी टीवी जो होता है, टीवी जो होता है नॉर्मली सांस लेते हैं वो छोड़ते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जो टीवी के अतिरिक्त जो सांस छोड़ते हैं, लेते, सॉरी, टीवी के अतिरिक्त जो हम सांस अंदर लेते हैं वो आईआरबी होता है। टीवी के अलावा जो सांस छोड़ देते हैं वो ईआरबी होता है। जो न छोड़ ही नहीं पाते वो आरबी होता है। जो मैक्सिमम हवा ले सकते हैं शरीर के अंदर, मैक्सिमम ले सकते हैं कैपेसिटी, वो आईसी होता है। जो मैक्सिमम छोड़ सकते हैं वो ईसी होता है। जो नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं लेकिन फिर भी बचा है वो एफआरसी होता है। जो मैक्सिमम छोड़कर मैक्सिमम ले सकते हैं, मैक्सिमम छोड़कर मैक्सिमम ले सकते हैं, या मैक्सिमम लेकर मैक्सिमम छोड़ सकते हैं, वो वीसी होता है। और सबको जोड़ दो तो टीएलसी होता है। ठीक है, आ जाओ और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखो यही तो है। अब यहां पर ये मैंने टीवी बताया था, ये आईआरबी बताया था, ये एफआरसी बताया था, ये वीसी यहां से लेकर के यहां तक, ये ईआरबी, ये टीवी,
है ना। तो सबके फॉर्मूले भी लिख सकते हैं अपन, किसी का भी फॉर्मूला पूछ लो। देखो टीएलसी के कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ, टीएलसी के फॉर्मूले देखना सही है कि नहीं है। टीएलसी, टीएलसी कहाँ कहाँ से लिख सकते हैं? टीएलसी बराबर हो सकता है, मान लो टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी, ये भी तो टीबी होता है। टीएलसी, सॉरी टीएलसी हो सकता है वीसी प्लस आरबी, ना 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 प्लस हाँ आरबी, ठीक है। टीएलसी एक और हो सकता है, टीएलसी क्या हो सकता है? आईआरबी प्लस ईसी प्लस आरबी। चेक करो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो आईआरबी क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ईसी क्या हो गया, ये इतना हो गया ईसी, और आरबी क्या हो गया, ये तो यहां से लेकर यहां तक हो गया टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। और क्या हो सकता है? टीएलसी, टीएलसी बराबर हो सकता है आरबी प्लस आईसी प्लस आरबी, ये भी हो सकता है। टीएलसी बराबर हो सकता है, टीएलसी बराबर हो सकता है आईसी प्लस एफआरसी, आईसी प्लस एफआरसी प्लस आईसी क्या हो गया, देखो आईसी हुआ यहां तक और एफआरसी होगा यहां तक, तो बढ़िया आप फॉर्मूले भी बना सकते हो। खैर इतना रिवीजन में नहीं बताना है आपको, आगे आ जाओ। टाइडल वॉल्यूम वही जो आप नॉर्मली इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड कर रहे हैं, वैल्यू जरूर याद रखना। नॉर्मल एक बार में होता है 500, लेकिन अगर हम बात करें 1 मिनट में तो ये हो जाएगा आपका 6000 से 8000, ठीक है, 6000 से 8000 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये मैंने सब बता दिया। एडिशनल ईयर ऑफ वॉल्यूम तो आईआरबी हो सकता है 2500 से 3000, ठीक है। ईआरबी जो हो सकता है वो 1000 से 1100 हो सकता है। इसके अलावा अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो 1100 से 1200 होता है, ठीक है। और ये फोर्सेबल रेस्पिरेशन से भी नहीं निकलता। आईसी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो हो सकती है भाई 3000 से 3500 के लगभग। ईसी जो होती है वो 1500-1600 हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि एफआरसी जो होता है वो 2100 से 2300 तक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम वीसी देखें तो वो 3500 से 4500 तक हो सकता है, और टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो 6000 तक भी जा सकती है। लेकिन अब अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको एक बार इसको बढ़ते क्रम में अगर लिखने आ गया, बढ़ते क्रम में लिखिए तो क्या होगा, सबसे छोटा टीबी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सबसे छोटा तो टीबी हो गया सर, टीबी सबसे छोटा हो गया। उसके बाद क्या होगा, सबसे छोटा टीबी, टीवी से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, टीवी से बड़ा होगा सर, टीवी से बड़ा होगा ईआरबी। ईआरबी क्यों होगा, क्योंकि टीवी होता है 500, है ना। ईआरबी कितना होता है 1000 से 1100, फिर होगा आरबी। आरबी से बड़ा क्या होगा, आरबी से बड़ा होना चाहिए, आरबी से बड़ा होगा ईसी, क्या होगा ईसी। ईसी से बड़ा होगा एफआरसी, एफआरसी से बड़ा होगा आईआरबी, आईआरबी से बड़ा होगा वीसी, वीसी से बड़ा होगा टीएल। ये आप एक सीक्वेंस जो है वो याद कर सकते हैं, से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आ जाओ, मैंने कुछ बातें बताई थी, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। देखो हवा यहाँ से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, जब तक यहाँ तक है तब तक ये कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। और रेस्पिरेटरी पार्ट ये वाला पार्ट होता है जहाँ एक्सचेंज हो रहा है ना। तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल नेजल कॉन्के से लेकर के आपके टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक, ठीक है। तो पार्ट फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फ्रॉम एक्सटर्नल नोजल कॉन्केव, फिर टर्मिनल ब्रोंकाइल तक, और जो है इनमें गैस का एक्सचेंज नहीं होता है, डेड स्पेस भी कहलाता है, ठीक है। और इसमें डेड एयर वॉल्यूम तो आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं। एक युक्ति होती है, एक यंत्र होता है, इसको रेस्पायरोमीटर कहते हैं। रेस्पायरोमीटर क्या करता है भाई, इससे अपन जो है एयर ये वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं कभी कभी क्लिनिकल ट्रायल्स टेस्ट के लिए, कि जैसे ये जो होता है ना, इसको अपन ऐसे लेकर के फूंकते हैं। अगर अपन इसको सांस खींचते हैं तो अगर मान के चलो केवल एक ही गेंद उठ रही है तो अपन का बहुत ही कम एयर लगा रहे हैं, दोनों उठ गई तो ठीक ठाक कंडीशन है, तीनों उठ गई, तीनों गेंदें यहाँ आ गई, मतलब अपन बहुत सारी एयर खींच ली। बहुत सारी एयर कब खींच पाएंगे, जब हमारे फेफड़ों में दम होगी, जान होगी, तो इसका मतलब हमारे फेफड़े स्वस्थ हैं। जो नहीं खींच पाएगा उसके फेफड़े स्वस्थ नहीं है, सीधी सी बात है। अब क्या होता है भाई, हाँ कह रहा है नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है वो कितना होता है, 12 से लेकर के 16 बार हम सांस ले सकते हैं एक मिनट में, है ना। और एस्पायरोमीटर से ही मेजर करते हैं। ये है एल्वुली, कितनी प्यारी एल्वुली देखो। एल्वुली की बारे में अगर हम बात करें तो एल्वुली जो होती हैं
वो ब्रीदिंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं। बहुत ज्यादा वेस्कुलराइड होती हैं, मतलब ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी खासी होती है इनमें। थिन लेयर्ड होती हैं, थिन बॉल्ड होती हैं, क्योंकि थिन बॉल्ड होंगी तभी तो डिफ्यूजन या विसरण बहुत अच्छे से हो पाएगा। और इरेगुलर बॉल होती हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। ठीक है, तो अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं वो एल्वोली में होती हैं और सर टिश्यू में भी हो सकती है। तो दो दो जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है, एल्वोली में ब्लड के साथ और टिश्यू में। तो ब्लड जो है एक मीडियम है, एल्वोली में और टिश्यू में जो है एक्सचेंज चलता है। ठीक है, एक साइकिल होती है। जबकि हम एल्वोली को अगर कहें तो प्राइमरी साइट है और एक्सचेंज करने की O2 की, है ना। लेकिन एक मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो क्या हुआ कि एयर आई, एयर आई, एयर कहाँ आई भाई? लंग्स में। लंग्स में मतलब कहाँ? एल्वोली। अब देखना ध्यान से, एल्वोली ने ब्लड को बुलाया और ब्लड को दे दी क्या? ऑक्सीजन। और ब्लड ने यही ऑक्सीजन किसको दे दी? टिश्यू को। बोलो सही है। अब फिर क्या हुआ, टिश्यू ने ब्लड को क्या दिया? CO2। अब ब्लड ने CO2 किसको दे दी? एल्वोली। एक्सचेंज दो जगह हुआ, एक टिश्यू के पास हुआ, एक एल्वोली के पास। एल्वोली जो ऑक्सीजन देती है वही ब्लड किसको दे देता है? टिश्यू को। टिश्यू जो CO2 दे देता है वही ब्लड जो है किसको दे देता है? एल्वोली को। तो ये ब्लड जो है बेचारा, ब्लड तो क्या हुआ? एक माध्यम हुआ, एक मीडियम हुआ। एक्सचेंज तो वाकई में कहां चल रहा है? टिश्यू में और एल्वोली में। ठीक है, यही एक साइकिल है, यही वो बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब गैस एक्सचेंज जो होता है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा देखो, कभी भी जैसे मान के चलो कि ये दो चीजें रखी हुई हैं, एक ये है और एक, दोनों वेसल्स, और ये दोनों, इनको कनेक्ट कर दिया भाई मैंने, कनेक्ट कर दिया। इसमें इतना पानी, इसमें इतना पानी। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? तो आप कहोगे सर ए से बी जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि ए ज्यादा भरा हुआ है, बी कम भरा हुआ है। तो जब भी प्रेशर कहीं ज्यादा होगा गैस का और दूसरी जगह कम होगा, इसका मतलब दोनों के बीच में ग्रेडियंट होगा। और जब भी ग्रेडियंट होता है तो हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, तो मतलब प्रेशर ग्रेडियंट तो चाहिए। जिस गैस की जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो उतना ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज कर जाती है, इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी भी मैटर करती है। और एनसीईआरटी तो ये भी लिखती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो है वो 20 से 25 गुना ज्यादा है किससे? ऑक्सीजन से। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, जितनी ज्यादा मोटाई होगी मेम्ब्रेन की, उतना कम डिफ्यूजन होगा। मतलब इसी वजह से एल्वोली थिन होती है, एक सिंगल सेल की साइज के बराबर की उसकी बढ़त होती है एल्वोली की, है ना। और सरफेस एरिया भी तो चाहिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो कि डिफ्यूजन को जो है वो प्रभावित करते हैं। अब क्या कह रहा है भाई? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? वही बातें हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां से कम प्रेशर की तरफ जाएगा। और एक डायग्राम भी यहां पर बना हुआ है जिसमें पार्शियल प्रेशर मेंशन करे गए हैं। अगर आप नोटिस करो तो एल्वोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 104, लेकिन ये होता है 40। अब आप ध्यान से समझो कि 104 जो वाला जो था ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गया और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो जाता है 95। फिर यहाँ से क्या होता है? ये चली जाती है ऑक्सीजन यहाँ पर, यहाँ क्योंकि होता है 40। अब यहाँ 45 होता है CO2 और 45 CO2 यहाँ जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर भी आ जाता है 45, और 45 जो यहाँ है 45 से कहाँ चला जाता है? 40। तो हमेशा याद रखो कि क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ज्यादा से कम की तरफ ही गैस जो है मूव करती है। ये देखो वही लिस्ट बनी हुई है कि क्या कैसे पार्शियल प्रेशर से, तो ये आपको याद कर लेनी। ये रिवीजन में तो मैं इतना तो नहीं बता पाऊंगा, है ना। अब इसमें कुछ खास बात नहीं कह रहा है, आगे बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किसकी ज्यादा होती है? CO2 की बहुत ज्यादा होती है, बहुत सॉल्युबल है। O2 की कम होती है। तो वही लिखा है 20 से 25 टाइम जो है वो ज्यादा होती है। यही थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो मैं बता ही चुका हूँ कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी है? स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वुलाई, एंडोथेलियम होती है, ठीक है, कैपिलरीज की होती है, और ये दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होता है, ये डबल लेयर होता है नॉन सेलुलर। इन तीनों को मिलाकर के एक साथ में हम कहते हैं विसरण झिल्ली या फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ज्यादा से ज्यादा पतली होनी चाहिए और इसकी थिकनेस जो होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर लिखा है, मतलब ये लिखा है 1 mm से काफी पतली होती है, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, 1 mm से काफी पतली होती है। और जो एल्वुलाई होती हैं, एल्वुलाई जो होती हैं वो मिलियंस में होती हैं हमारे लंग्स में, मिलियंस में। ठीक है, अभी देखो अब क्या बता रहा है। अब ये बता रहा है कि कैसे एक्सचेंज होता है टिश्यू के बीच। देखो अभी देखो, ये एल्वुलाई है। एल्वुलाई में क्या आई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके पास चली गई? आरबीसी के पास। 97% आरबीसी का परिवहन इसी से होता है। और फिर यही ऑक्सीजन कहाँ चली गई? ब्रेन के पास, मसल्स के पास, ऑर्गन्स के पास। यहां से क्या आई वापस? CO2। CO2 कौन ले आया? आरबीसी। और आरबीसी कहाँ ले जाएगी? एल्वुली में। और एल्वुली कहाँ छोड़ देगी? बाहर। तो यही एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न पर लगातार ये काम चलता रहता है ना। इस पैटर्न से ही आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि ये कहानी क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या? एल्वुली से टिश्यू में ले जाना, टिश्यू से
एल्वोली में ले जाना है, तो ले कौन जा रहा है? ब्लड। ब्लड क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस में जो है वो हमें पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस जो है मैं आपको स्लाइड से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको जो है स्लाइड से क्योंकि पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगा, उसको मैं आपको पढ़ा नॉर्मली जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि हम कैसे इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम मेजोरिटी आपको कुछ बातें बता देते हैं कि ट्रांसपोर्ट किस किस गैस का हो रहा है। एक तो ऑक्सीजन का हो रहा है, एक तो CO2 का हो रहा है। ऑक्सीजन दो फॉर्म में जा सकती है। फिजिकल सॉल्यूशन में ब्लड प्लाज्मा में सिर्फ कितने परसेंट जाती है? 3%। और एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितने परसेंट जाती है? 97%। तो टोटल हो गई 100%। जबकि CO2 का ट्रांसपोर्ट कहां से होती है? टिश्यू से लंग्स तक। सर कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में जाती है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म में जाती है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में जाती है 70%, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के रूप में जाती है 23%, और ये जाती है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में सोल्यूबल होकर के 7%। अब ये कैसे होता है? एक लेक्चर ही आएगा इसके बाद, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही लेक्चर में ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाएगा। उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी के बारे में बताऊंगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको LHS और RHS बताऊंगा। उसके बाद में आपको कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग, और इसके अलावा जो है लास्ट रेस्पिरेटरी डिसीजेस कुछ बताऊंगा। कुछ ही स्लाइड्स इसमें बाकी रहेंगी, लेकिन वो स्लाइड से नहीं बताऊंगा, वो डायरेक्ट में पढ़ाऊंगा, है ना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आज के लिए इतना ही। अगर आप बेटा पसंद कर रहे हैं वीडियो लेक्चर को तो मुझे बताइए। अगर आपको कोई कमी लग रही है, बहुत जल्दी हो रहा है, या कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो वो भी बताइए। कुछ चीज़ें और मैं इंक्लूड कर सकता हूँ तो वो भी बताइए। और अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए ऐसे ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।